मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम नाज़रीन, जिक्र उस बस्ती का जो सज्दों और मीनारों के शहर से मारूफ है, जिक्र उस बस्ती का पावरलूम की गड़गड़ाहट जिसकी धड़कन है, जिक्र उस बस्ती का जिसकी मिट्टी से शहीदाने वतन के खून की खुशबू होती है, जिक्र उस बस्ती का जिसकी मिट्टी में मेहनत कश मजदूरों के पसीने की महक रची बसी है, जिक्र उस बस्ती का बुनकरों ने जिसे अपने दस्ते मेहनत से संवारा। जी हाँ जनाब वाला, ये है हमारा अपना मालेगांव। जिसकी गिरना वो मौसम नदियों के संगम पर कभी महाजरीन गदर ने वजू बनाया था। यकीनन हमारे गयूर असलाफ ने इसे मिल्ली तहरीकात का मरकज बनाया। मौलाना इसाक नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह का गांव, मौलाना नकीब व नोमानी का गांव, हजरत अदीब व अख्तर, मुस्लिम व अतहर यहीं के, साबिर सत्तार, हारून अंसारी, अब्बास अली काजी, आयशा हकीम, नसीम मीना नगरी, निहाल अहमद, शब्बीर सेठ, शेख रशीद का गांव मालेगांव। इन्हीं बुजुर्ग सियासतदानों की मुदब्बिराना क़ियादत व सियादत के सिले में ये देहात गांव से शहर और अब मीनारों का शहर, मशीनों का शहर, मकातिब व मदारिस का शहर बन चुका है। बेशक इसे सजाने व संवारने में हमारे बुजुर्गों सियासतदानों का अहम किरदार रहा है, लेकिन आज हम कायदे नस्ल नौ, बुनकर दोस्त, तालीम दोस्त शेख आसिफ शेख रशीद की तामीरी सियासत के चंद मनाजिर यहाँ पेश करते हैं कि अपने वालिद मोहतरम जनाब शेख रशीद शेख शफी के नक्शे कदम पर चलते हुए इस जियाले, सरफरोश, सवाले फिक्र, शाहीन सिफत, दर्दमंद दिल रखने वाले सियासतदान ने जब अमली सियासत में कदम रखा तो लोग तंग रह गए कि वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि पानी यहीं से निकलेगा। मुस्लिम रिजर्वेशन फेडरेशन के कयाम और कौम के मुस्लिम नौजवानों को तालीम में 5% रिजर्वेशन दिलाने की जद्दोजहद को कौन फरामोश कर सकता है कि इस पुरअज़्म व पुरजोश नौजवान ने मुस्लिम रिजर्वेशन का मुतालबा लेकर मालेगांव से मुंबई तक 300 किलोमीटर की आबला पाइक के जरिए अपनी कायदाना वो तामीराना सोचो फिक्र को दुनिया पर उजागर कर दिया। यही तो वो जवां हौसला कायदे नस्ल नौ है जिसने हारून अंसारी की याद में एक शानदार अस्पताल की तामीर के लिए अपने वालिद मोहतरम के शाना बशाना खड़े होकर कौम को एक अच्छा हॉस्पिटल दिया। यही तो वो गयूर कायद है इसने कारपोरेशन की नई इमारत को इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आजाद से मानून किया। यही तो वो मुजाहिद है जिसने मालेगांव म्युनिसिपल कारपोरेशन के जनरल बोर्ड के हॉल को साथी निहाल अहमद से मंसूब किया। यही तो वो मिल्ली फिक्र नजर रखने वाला कायद है जिसने हज ट्रेनिंग सेंटर कायम करके हाजी शब्बीर अहमद को सच्चा खराज अकीदत पेश किया। अजीजों, बताओ वो कौन मुकामी लीडर है जिसने अयोध्या जाकर मजलूम मुसलमानों की दादरसी की? दोस्तों बताओ वो कौन बागैरत मुस्लिम कायद है जिसने अजहर हिंद दारुल उलूम देवबंद पहुंचकर मालेगांव के तलबा को लाइब्रेरी कायम करने के लिए फंड फराहम करवाया? अजीजों, वो कौन था जो दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ पहुंचकर मुकामी तलबा की हौसला अफजाई की? कभी वो कचौचा शरीफ की मुकद्दस सरजमीन पर अपनों की गमगुसारी करता है, कभी डाबेल और अक्कल कुआं के मदरसों में कोविड में फंसे तलबा को उनके घरों तक पहुंचाने की खिदमत करता है। अजीजान मोहतरम, आसिफ शेख रशीद को यूं ही नहीं बुनकर दोस्त एमएलए का खिताब दिया गया।
बल्कि इसलिए कि वो ऐवाने असेंबली में दर्जनों बार पावर लूम के मसले पर आवाज उठाता रहा। मालेगांव की 300 साल तारीख में बुनकरों का एहतजाजी धरना आजाद मैदान मुंबई में मुनाकिद करने वाला यही सच्चा मर्द मुजाहिद तो था। दिल्ली के ऐवान पार्लियामेंट में टेक्सटाइल पॉलिसी को लेकर अगर राउंड टेबल मुज़ाकरात की सौगात मिली तो इसी बुनकर दोस्त शेख आसिफ की बदौलत कि कांटों की जुबां सूख गई प्यास से यारब फिर आबलापा वादिये पुरखार में आए। इनके एमएलए रहते कभी भी बुनकरों को बिजली सब्सिडी के लिए दर बदर नहीं होना पड़ा, इंतजार नहीं करना पड़ा। वक्त से पहले ही अपना फर्ज मनसबी पूरा करते रहे। साइजुगों पर आफत आई तो इलाज आसिफ शेख ने ही किया। सनाते पर्चा बाफी पर जब भी संगीन हालात आए तो ये वो जियाला लीडर है जो बुनकर भाइयों के शाना बशाना खड़ा रहा। अजीजों, कायद इसी को कहते हैं, कयादत इसी का नाम है। तभी तो बुनकर तंजीमों ने हमेशा मंत्रालय की मीटिंग के लिए आसिफ शेख को अपना रहनुमा बनाया। मोहतरम नाजरीन, तालीम के शोबे में जब ये सवाल फिक्र नौजवान काम करने पर आया तो 2013 से हर साल तालीमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करता रहा, जिसमें असातिज़ा की इज्जत अफजाई, तलबा की रहनुमाई के लिए माहिर तालीम मुबारक कापड़ी को हर साल मदऊ करते रहे। HSC और SSC मेरिट होल्डर तलबा को लैपटॉप, मेडल और दीगर इनामात से नवाजने वाला यही कायदे नस्ल नौ तालीम दोस्त तो था और है और रहेगा इंशाअल्लाह। हमा वक्त अपनी कौम की फिक्र में मुब्तला ये दीवाना म्यूनिसिपल प्राइमरी स्कूलों के म्यार तालीम के सुधार पर आया तो शहर के 27 म्यूनिसिपल स्कूल कैंपस में कंप्यूटर लैब तैयार करने के लिए 210 कंप्यूटर का तोहफा एमएलए फंड से दिया। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं जमात के तलबा के लिए निसाबी किताबों की फराहमी पर एमएलए फंड खर्च करने वाला ये महाराष्ट्र का अव्वलीन तालीम दोस्त एमएलए बन गया। तालीम का ये दीवाना हर साल यौम असातिज़ा पर मिसाली मुदर्रिस अवार्ड तकसीम करके दियानतदार बासलाहियत असातिज़ा की पजीराई कर रहा है। कहीं स्टडी सेंटर के जरिए गरीब तलबा के मुतालिया का इंतजाम व इंसराम कर रहा है। अजीजों, क्या आपने नहीं देखा कि फलाह उम्मत कैंपस में सुरैया शेख मेडिकल गाइडेंस सेंटर की शानदार इमारत कैसा बुनियादी काम कर रही है? यकीनन अल्लाह ताला ने इस जवा हौसला मंद कायद को इतनी सलाहियत बख्शी है कि वो अपनी हिकमत अमली से बीजेपी दौर हुकूमत के बावजूद मालेगांव की आवाम के लिए फ्लाई ओवर ब्रिज का तोहफा पेश करता है। आज हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती फ्लाई ओवर तैयार होकर आवाम की सहूलत के लिए जारी होने के लिए करीब है। यकीनन मौर्रिख आसिफ शेख के इस तोहफे को अब जर से लिखेगा। अजीजों, महाराष्ट्र के सबसे खूबसूरत अजीमुशान और विशाल उर्दू घर की तामीर करके अपने मुआफिकीन और मुखालिफिन को भी हैरत ज़दा कर दिया। महाराष्ट्र के अव्वलीन उर्दू घर में आज मालेगांव के तलबा व तालिबात यूपीएससी, एमपीएससी, पुलिस भर्ती इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं। उर्दू घर की इमारत दूसरे मुकाबला जाती इम्तिहानात का भी मरकज बन रही है। इस दूरंदेश मुफक्किर व मुदब्बिर सियासतदान ने बहुत पहले महसूस कर लिया था कि हमारी पर्दानशीन बहन बेटियों को सरतफरी की गरज से कैंप और मगरबी इलाके में जाने से रोकना चाहिए। इसलिए कायदे नस्ल नौ आसिफ शेख अपनी हिकमत अमली से मशरिकी मालेगांव दरेगांव की पहाड़ी पर खूबसूरत, सेहत अफजा और दिलकश हिल स्टेशन तामीर करने में कामयाब रहे। अपने वालिद शेख रशीद मरहूम के जरिए लाई गई गिरना डैम पानी स्कीम को घर घर पहुंचाने में मुआवनत की। आज हर छोटे बड़े घर में गिरना डैम पानी स्कीम का फायदा हमको नजर आ रहा है। अपने वालिद मरहूम के छोड़े हुए अधूरे कामों की तकमील के लिए शेख रशीद चैरिटेबल फाउंडेशन के जरिए गरीब
मेहनत कशों को सरकारी स्कीमों से फैज पहुंचाने की भरपूर कोशिश करते हैं। कभी आधार कार्ड मुहिम, कभी वोटर कार्ड मुहिम, कभी लाडली बहना स्कीम, कभी तिब्बी सहूलियाती स्कीम, कभी तामीर मजदूरों की फलाही स्कीम, ऐसे अनगिनत फलाही कामकाज उनके ऑफिस से जारी रहते हैं। मोहतरम शहरियान मालेगांव, आज के इस पुरफितन दौर में हमारी रियासत को, हमारे जिला को, हमारे शहर को, हमारी कौम को आसिफ शेख रशीद जैसे तजुर्बाकार, बेबाक, मुखलिस, दियानतदार और निडर सियासी रहनुमा की जरूरत है, जो माजी की तरह जमीयत उलमा पर पाबंदी के सवाल पर, अजान पाबंदी पर, बम धमाका में बेकसूर पकड़े गए मुसलमानों के हक में आवाज उठाने पर, गौकशी के नाम पर मॉब लिंचिंग जैसी वबा के हवाले से जारहाना फिरका प्रस्ती का मुकाबला सड़क से ऐवान तक कर सके, जैसा कि आसिफ शेख ने माजी में ऐवान असेंबली में हुक्मरानों और आफिसरान की आंखों में आंखें डालकर मिली मसाइल पर मुसलसल आवाज उठाई। आज ऐसी ही आवाज की जरूरत है जो ऐवान में ना किसी से दबती हो और ना डरती हो। आज हमारी कौम को बेबाक क़यादत की जरूरत है, जो जी हुजूरी से पाक हो, चापलूसी जिसके खमीर में ना हो, जुरते रिंदाना जिसका तरीका हो, सरफरोशाना जिसका मिजाज हो। और ये सारी चीजें हमें शेख आसिफ के अंदर नजर आती हैं। आज इस शहर को जरूरत है नए नए प्रोजेक्ट्स की। अली अकबर अस्पताल, वाडिया अस्पताल की जदीद तामीरात शेख आसिफ की दूरंदेशी का नतीजा है। आज ऐसे शख्स की जरूरत है जो एमएलए न रहते हुए आगरा रोड और शहीद अब्दुल हमीद रोड की सीमेंट कंक्रीट तामीर का हुनर व तजुर्बा रखता हो। वो शख्स जो एमएलए ना रहते हुए बुनकरों के लिए बिजली सब्सिडी का जीआर फिरका प्रस्त हुकूमत की हलक से निकलवाने का तजुर्बा रखता हो। वो शख्स जो एमएलए ना रहते हुए जैनुद्दीन मंसूरी शादी हॉल जैसा खूबसूरत दीदा जेब शादी हॉल तामीर कर सकता है। वो शख्स जो एमएलए ना रहते हुए करोड़ों रुपए का स्पेशल फंड ला सकता है। स्पेशल फंड के जरिए शेख रशीद एजुकेशन कैंपस के जरिए नीट और JEE कोचिंग का बड़ा मरकज बनवा सकता है। आसिफ शेख वो शख्स है जो एमएलए ना रहते हुए भी मस्जिदों मदरसों में सोलार सिस्टम की तनसीब का वो काम कर गया जो अच्छे अच्छे मुस्लिम वजीर नहीं करवा सके। अजीजों दोस्तों, बस जरूरत इस बात की है कि हम इस धुन के पक्के बासलाहियत तजुर्बाकार निडर मुखलिस लीडर को एक बार फिर ऐवान असेंबली में भेजें ताकि नित नए तिजारती, तालीमी, सनती, सकाफती प्रोजेक्ट्स को पाए तकमील तक पहुंचाया जा सके। अजीजों दोस्तों, माँ बहनों, आसिफ शेख रशीद साहब मंसूबा रखते हैं, मंशूर रखते हैं, अच्छे बासलाहियत लोगों की टीम रखते हैं। उनके साथ आज शहर के उल्मा, दानिश्वर, असातिज़ा, प्रोफेसर, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, सनतकार, बुनकर, मेहनत कशों का एक बड़ा तबका खड़ा है। आइए हम सब भी उनके शाना बशाना खड़े हो जाएं। एक नया मालेगांव तामीर करने के लिए, इंतखाबी मंशूर के एक एक अज़्म को पूरा करने के लिए आप सबकी जरूरत है। दोस्तों, साथियों, माँ बहनों, आपका एक एक वोट इस शहर की काया पलट सकता है। मेरे मोहतरम अजीजों दोस्तों, याद रखिए, शहरियान मालेगांव से गुजारिश है कि 20 नवंबर को होने वाले असेंबली चुनाव में इंडियन सेकुलर पार्टी के नामजद उम्मीदवार जनाब आसिफ शेख रशीद, जिनका निशान रिक्शा और बटन नंबर 3 है, भारी अक्सरियत से वोट देकर कामयाब करें। रिक्शा रिक्शा रिक्शा, याद रहे, आपको याद रखना है, बटन नंबर 3, रिक्शा रिक्शा रिक्शा। खुदा हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शेख आसिफ शेख रशीद
रुकन असम्बली मुंतखब हुआ हूँ, इसलिए मैं अल्लाह को हाजिर जानकर कसम खाता हूँ कि आइन के मुताबिक बना हुआ हिंदुस्तानी दस्तूर में सच्ची अकीदत व वफादारी से एहतराम करूँगा। हिंदुस्तान की कौमी एकता व भाईचारगी को बरकरार रखूँगा और जो फ़र्ज़ जिम्मेदारी मैं अपने हाथों में ले रहा हूँ इसे ईमानदारी से पूरा करूँगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, खुदा हाफिज। हमारे मित्र सेलार साहब ने अभी एक बात उन्होंने उनके भाषण के अंदर कही है, मैं उनको सिर्फ माहिती देने के लिए यहाँ पर यह बात का उल्लेख करना ज़रूरी समझता हूँ कि उन्होंने जमीयतुल उलमा हिंद की जो बात उन्होंने की है, जो उन्होंने जमीयतुल उलमा हिंद जो तंजीम है उसके ऊपर जो उन्होंने आरोप लगाए हैं, मैं ऐसा उनको माहिती देना चाहता हूँ कि 1857 में ये तंजीम रजिस्टर तंजीम है और उसके बाद इस देश को स्वतंत्र करने के लिए, इस देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ने के लिए इस देश के पहले शिक्षण मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उस तंजीम के, उस संगठन के अध्यक्ष रह चुके हैं और उन्होंने इस देश की आज़ादी दिलाने के लिए उन्होंने कुर्बानियां दी उस संगठन ने। आप उसकी माहिती ले सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे सेलार साहब ने ये बात कही कि वो केस लड़ते हैं, पेपर में जाहिरात देते हैं। मैं उनको ये बात भी बताना चाहता हूं कि इस देश के अंदर जहां पर भी अगर फसाद हुआ, जहां पर भी महापौर आया, जहां पर भी भूकंप आए, जहां पर भी परिस्थिति खराब हो जाती है तो वो जाहिरात के माध्यम से जो दान देना किसी को अगर होता है तो वो जान जमा करके वहां पर किसी को घर बनाकर देने का काम, हर समाज के लोगों को अनाज देने का काम, हर समाज को व्यवसाय करने का पैसा देने का काम ये संगठन करती है। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने एक बात और आरोप लगाया कि बम ब्लास्ट के आरोपी लोगों के लिए कोर्ट के अंदर वकील खड़ा करते हैं। ये बात जरूर है कि खड़ा किया जाता है जमीयतुल उलमा की तरफ से, लेकिन मैं ये बात आज आप लोगों को बताना, माहिती देना जरूरी समझता हूं कि जिन नौजवानों के ऊपर, जो समाज के ऊपर अगर न्याय होता है तो उसको न्याय दिलाने का काम वो संगठन करती है। और इसका एक उदाहरण मालेगांव शहर के अंदर 2006 के अंदर जो बम ब्लास्ट हुआ था, उस बम ब्लास्ट के अंदर मालेगांव शहर के 9 नौजवानों को पकड़ा गया था और एटीएस ने उसको पकड़ा, मोकोका के तहत उनको जेल के अंदर डाला। लेकिन उसके बाद कई लोगों ने डिमांड की और उसकी चौकसी एनआईए को सौंपी गई और एनआईए ने जब चौकसी की तो वो नौजवान को क्लीन चिट दिया गया है। लेकिन इस महाराष्ट्र राज्य की पुलिस आज तक भी उनको, एटीएस ने आज तक भी मोकोका कोर्ट के अंदर क्लीन चिट नहीं दी। मेरा बोलने का मतलब यही है कि उसको न्याय देने का काम, जहां पर अगर अन्याय होता है तो उसको न्याय देने का काम भी ये जमीयतुल उलमा हिंद करती है। मैं आपके माध्यम से सरकार को यह बोलना चाहूंगा कि इस तरीके की बातों का लैंड ऑर्डर का इस महाराष्ट्र राज्य के अंदर सभी समाज, सभी धर्म एक साथ रहे, इसके लिए जरूर कोई एक अच्छा ठोस निर्णय लेंगी। धन्यवाद, शुक्रिया। सूद गिरनी के संदर्भों में मैं औचित्य के मुद्दे द्वारा आपके माध्यम से सरकार को औचित्य संपल्यावर निवेदन करना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के अंदर वस्त्र उद्योग महासंघ के जरिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय साहब को मालेगांव स्प्रिंग मिल कोऑपरेटिव लिमिटेड ने एक निवेदन दिया था और राज्य भर की और मालेगांव की सूद गिरनी के ताल्लुक से उन्होंने जो आज जो हालात से गुजर रही है, ऐसी परिस्थिति निर्माण हो गई है कि सूद गिरनी कई महाराष्ट्र के अंदर कई सूद गिरनी बंद हो गई और मालेगांव के भी बंद होने की परिस्थिति में है। मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करता हूं कि महाराष्ट्र राज्य में दूसरे राज्य से ज़्यादा बिजली का रेट महाराष्ट्र राज्य के अंदर है तो उसको कम करना चाहिए। सूद गिरनी के सेल टैक्स के लिए छूट मिलना चाहिए, रिफंड वापस होना चाहिए। कपास के दाम के अंदर स्टेबल होना चाहिए। बैंक लोन में ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी मिलना चाहिए और सूद गिरनी को एक अच्छा जीवन उसको मिले, एक अच्छा उसको तरक्की मिले, इसके लिए सरकार ने कदम उठाना चाहिए। इसी तरह बिजली बिल के ताल्लुक से पावरलूम इंतरमार्क की जो बिजली बिल 2 रुपये 66 पैसे है, इसको जो अदर टैक्सेस लगाकर 4 रुपये तक जा रहा है, उसको भी कम करते हुए 2 रुपये 66 पैसे सरकार ने सब्सिडी बरकरार रखना चाहिए। ये आपके माध्यम से औषध के मुद्दे द्वारा मैं विनती करता हूँ। आज मुंबई आजाद मैदान में महाराष्ट्र के जितने पावरलूम सेंटर्स है उनका 5000 लोगों का धरना आंदोलन मुंबई आजाद मैदान में चल रहा है। उसका कारण है कि
केंद्र सरकार की जो टेक्सटाइल पॉलिसी 2014 के बाद में जो टेक्सटाइल पॉलिसी आई है उसमें 30 से 40% का ड्यूटी ड्रॉबैक दिया करते थे। इसके लिए बाहर निर्यात होता था, बाहर इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था, लेकिन पॉलिसी चेंज होने के कारण से वो बाहर इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो रहे। इसके लिए कई लाखों लोग बेरोजगार हो गए। मालेगांव, भिवंडी, इचलकरंजी, शोलापुर, ये ऐसे जितने सेंटर है वहां पर आज भी पावर लूम 50% बंद हो गए हैं। मैं आपके माध्यम से विनती करता हूं कि राज्य सरकार ने उपाय योजना करना चाहिए और राज्य सरकार ने 1 साल का बिजली बिल माफ और प्रत्येक पावर लूम को सब्सिडी देना चाहिए। ऐसे अनेक डिमांड को लेकर धरना आंदोलन चल रहा है। राज्य सरकार ने कोई मंत्री महोदय को वहां पर भेजकर उनका निवेदन स्वीकारना चाहिए और उसके ऊपर करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से डिमांड करता हूं। समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, कई निवेदन हम लोगों को प्राप्त हुए हैं कि आपके माध्यम से मैं दादा से बोलना चाहूंगा कि आज रात 12 बजे से 20 तारीख से राज्य के और देश पातड़ी भर के ऊपर जितने ट्रक चालक मालक है वो ट्रांसपोर्टिंग जो है उसको हड़ताल के ऊपर जा रहे हैं। अगर वो हड़ताल हो जाती है तो उसके अंदर दूध कैसा जाएगा, सब्जी कैसे जाएगी, ट्रांसपोर्टिंग कैसे होगी, यानी पूरी व्यवस्था बंद हो जाएगी। और उनकी जितने भी समस्या है, जितनी भी मांगनी है, मैं आपके माध्यम से विनती करता हूं कि जो हड़ताल के ऊपर 20 तारीख से जा रहे ट्रक वाले, चालक मालक, उसके अंदर ड्राइवर वगैरह सब है, तो उनका प्रश्न क्या है आप वो समझकर आप संबंधित डिपार्टमेंट से बात करके, उन्होंने निवेदन भी दिया है और वो हड़ताल के ऊपर जा रहे हैं, इसके लिए उनकी जो भी डिमांड है उसको पूरी कीजिए। उसमें स्कॉलरशिप की स्कीम जो विद्यार्थी अल्पसंख्यक समाज के हैं उनको 20% स्कॉलरशिप की भी स्कीम है और वो देने का प्रयत्न सरकार के माध्यम से अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से किया जाता है। लेकिन अभी इन 4 साल से अगर किसी ने 100 विद्यार्थी ने अगर वहां पर एप्लीकेशन किया कि हमको 20% आप स्कॉलरशिप दो, तो 100 में से सिर्फ 20 लोगों को 20% ही बच्चों को, विद्यार्थियों को उसका अल्पसंख्यक विभाग के माध्यम से स्कॉलरशिप मिलती है। लेकिन जो गौर गरीब है, जो गरीब हमारे विद्यार्थी है, उनको ऐसा लगता है कि अल्पसंख्यक विभाग से हमको पैसा मिल जाएगा, बच्चे को 100% स्कॉलरशिप मिल जाएंगे और हमारे बच्चे एजुकेशन ले लेगा और पढ़ लिख कर कुछ अच्छा व्यापार करेगा, कुछ पढ़ लिख कर सरकार की नौकरियां करेगा। लेकिन 20% अल्पसंख्यक विभाग के जो बच्चे हैं उनको मौलाना आर्थिक विकास महामंडल से सिर्फ 20% ही लोगों को मिलती है और 80% लोगों को नहीं मिलती है। मेरी सरकार से डिमांड है कि मौलाना आर्थिक विकास महामंडल के अंदर पैसा ज्यादा से ज्यादा देना चाहिए, ताकि वहां पर सिर्फ स्कॉलरशिप की स्कीम नहीं है बल्कि वहां पर लोन की भी स्कीम है, रोजगार लोन की भी स्कीम है। ऐसे उसके अंदर कुल मिला के अध्यक्ष महोदय, मालेगांव शहर पावर लूम शहर है। मंत्री महोदय, वहां पर 150 से ज्यादा साइजिंग है। जो कच्चा यार्न जो होता है, सूत होता है, उसको पक्का करने के लिए हीट दी जाती है। और जो मालेगांव शहर के अंदर उसके ऊपर पूरा शहर डिपेंड है, 7 लाख पॉपुलेशन है। 3 दिन से पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लोगों ने वहां पर रेड मारना शुरू किया और 28 साइजिंग को उन्होंने सील कर दिया, बंद कर दिया। अध्यक्ष महोदय, उनके पास सभी कागज पत्र है, सभी एनओसी है और आज मालेगांव शहर के अंदर बाकी सभी साइजिंग बंद कर दी गई है। और आज जब सूत तैयार नहीं होगा, कपड़ा तैयार नहीं होगा, पावर लूम बंद हो जाएगा, पूरा शहर बेरोजगार हो जाएगा। मालेगांव भी है और इसके बाद भिवंडी का नंबर लग सकता है, उसके बाद इचलकरंजी। ऐसे पावर लूम सेंटर्स के ऊपर अगर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लोग इस तरीके की कार्रवाई करेंगे तो बेरोजगारी बढ़ेगी, पावर लूम बंद हो जाएंगे। मेरी विनती है, सरकार ने इसके ऊपर अर्जेंट के अंदर इमीडिएट इसके अंदर माहिती लेकर उनको आदेश देना चाहिए कि अगर उनके अंदर कोई त्रुटि है, कोई अगर खामी है, तो इसके लिए उनको संधि देना चाहिए 1 महीने की कि वो कागज पत्र की पूर्तता कर ले। यही आपके माध्यम से। अध्यक्ष महोदय, औचित्य के मुद्दे द्वारा 1 महीना पहले ऑल इंडिया हज कमेटी ने एक नई पॉलिसी डिक्लेयर की हज के संदर्भ में, और उसमें ऑल इंडिया हज कमेटी 1,70,000 हाजी का कोटा जो हिंदुस्तान का है वो हज करने के लिए हमारे मुसलमान भाई जाते हैं। लेकिन उन्होंने जो एक नई पॉलिसी जो बनाई है, जो गौर गरीब लोग हैं, जो 1,60,000 रुपये के अंदर हज के अंदर जाते हैं और वो बार बार फॉर्म भरते हैं, तो पिछली जो हज की पॉलिसी थी उसमें ऐसा था कि अगर 4 वक्त में 4 टाइम फॉर्म भरे और अगर उनका नंबर नहीं आया तो उनको रिजर्व कैटेगरी के अंदर उनको जाने की संधि मिला करती थी।
और वो लोग 1,60,000 के अंदर हज कर लिया करते थे। लेकिन ये केंद्र सरकार की जो हज पॉलिसी आई है उसके अंदर से वो कैटेगरी को डिलीट कर दिया गया है और महाराष्ट्र राज्य के कम से कम 10,000 लोग इससे वंचित रहने वाले हैं। मैं आपके माध्यम से और राज्य सरकार से विनती करता हूं कि केंद्र सरकार को अर्जेंट के अंदर इसके अंदर बोला जाए कि ये जो हज पॉलिसी जो बनाई है उसको वापस ली जाए, ताकि महाराष्ट्र के 10,000 हजियों को उसका फायदा मिले। और साथ ही साथ महाराष्ट्र राज्य हज कमेटी के अंदर आज कोई चेयरमैन कोई सदस्य नहीं है, उसको भी बहाल किया जाए और उसको भी नॉमिनेट किया जाए जल्द जल्द, ताकि यहाँ के लोगों की समस्या हल हो सके। ये आपके माध्यम से मैं विनती। अध्यक्ष महोदय, एक गंभीर बात यह है कि फसाद होने से 1 महीना पहले औरंगाबाद में जो मालेगांव शहर की बम ब्लास्ट की आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो आज बेल के ऊपर बाहर है, 1 महीना पहले औरंगाबाद के अंदर एक कार्यक्रम के अंदर वहां पर 2 समाज को तल निर्माण करने का, एक समाज के खिलाफ जहर उगलने का काम, एक समाज को टारगेट बनाने का काम साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के माध्यम से हुआ और वहीं से वहां पर पूरा वातावरण गरम था पूरे औरंगाबाद का और एक बहाना मिला और उसके बाद औरंगाबाद का फसाद हुआ। मैं आपके माध्यम से सरकार से बोलना चाहूंगा कि औरंगाबाद के अंदर जो दोषी है, कोई भी समाज का हो, उसके ऊपर कड़क कार्रवाई होना चाहिए, इसके अंदर कोई दो मत नहीं है। अध्यक्ष महोदय, बकरीद आने वाली है, अभी 1 महीने के अंदर बकरीद का त्योहार आने वाला है और गौ रक्षा समिति के लोग जब बकरीद आती है तो वो कानून से अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं। पुलिस अगर कोई गैर कानूनी की तरीके से अगर ट्रांसपोर्टिंग हो रही है, जो जानवर पे पाबंदी अगर वो लाए जा रहे हैं और अगर कोई गलत कर रहे हैं तो पुलिस ने रोकना चाहिए, उसके अंदर दो मत नहीं है। लेकिन जानबूझकर गौ रक्षा समिति के लोग बकरीद आने के लिए वो खुद भी हाईवे के ऊपर जाकर किसी को अड़ाना, किसी को मारना, कई लोगों की मृत्यु हो गई। ये सरकार ने आज से ही, अभी से ही सरकार ने ऐसे लोगों के ऊपर नजर रखना चाहिए ताकि इस महाराष्ट्र राज्य का लैंड ऑर्डर खराब नहीं होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विनती करता हूं कि सरकार ने इसके ऊपर नजर रखने की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, दूसरी कि अगर कोई भी जानवर पकड़े गए, चाहे वो जिसके ऊपर बैन लगा वो पकड़े गए, चाहे वो जिसके ऊपर बैन नहीं है वो पकड़े जाए, तो होता यह है कि पुलिस डिपार्टमेंट ये करती है कि उसको गौ रक्षा समिति के कोड वाले के अंदर दे देती है कि महापालिका यंत्रणा है, कई जिला परिषद यंत्रणा है। तो ये यंत्रणा जो है आज सरकार की, उस यंत्रणा को ले आकर देना चाहिए कि वो संभाले, जो कोर्ट का फैसला आएगा जब उनको वापस देना या नहीं देना वो उसके ऊपर डिपेंड होता है। अध्यक्ष महोदय, ये सब बात आज ये सभागृह के अंदर 1 महीना पहले हम कह रहे हैं, हम बोल रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं ताकि ऐसे हालात ये महाराष्ट्र के नहीं बिगड़ना चाहिए। इसके ऊपर जरूर आप सरकार ध्यान देगी। और महाराष्ट्र राज्य सरकार ने मुंब्रा, मालेगांव और अकोला ये 3 शहर का प्राइवेट कंपनी को देने का टेंडर निकाली। मालेगांव शहर का टेंडर उसको कंटिन्यू किया गया, मुंब्रा का कंटिन्यू किया गया कि वो टेंडर के प्राइवेट कंपनी को देना है, लेकिन अकोले का उसके अंदर डिलीट कर दिया गया। हमारी ये डिमांड है कि मालेगांव शहर के अंदर प्राइवेट कंपनी नहीं होना, हमारी ये डिमांड है मुंब्रा के अंदर कंपनी नहीं होना। उसका कारण है कि आज भिवंडी हमने देखा, टोरंटो कंपनी वहां पर आई, आज वहां के पावरलूम धारक परेशान है, पावरलूम बुनकर परेशान है, वहां के रहवासी परेशान है और वहां पर बिल उनके मन मुताबिक वो देते हैं। उसको उनके जो चार्ज लगाना है, जो दंड आकारणी करना है, जब डिस्कनेक्ट करना है, वो परेशान करने का काम करते हैं। हमारी डिमांड है कि सरकार ने जो टेंडर निकाला है उसको रद्द होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, ये मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करता हूं। अध्यक्ष महोदय, कामगार, अनसंगठित कामगार का राज्य सरकार ने पॉलिसी बनाने का ऐलान किया, कायदा बनाने का ऐलान किया और कायदा बना पिछले अधिवेशन के अंदर। मैं धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कामगार मंत्री महोदय का कि उन्होंने एक बैठक इस अधिवेशन के पहले ही दिन उन्होंने ली। लेकिन मैं राज्य सरकार से, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं विनती करता हूं, हमारे अर्थ मंत्री साहब यहां बैठे हैं, सुधीर बाबू, क्या उसके अंदर पैसा लगने वाला भी, जब मंडल तैयार हुआ अब उसको हमको शुरू करना है, उसका लेबर लोग का रजिस्ट्रेशन करवाना है,
तो उसके लिए कुछ पैसा पहले लगेगा। जब पैसा लगेगा तो वो मंडल चलेगा। मेरी विनंती है कि हम सब आपके शिष्टमंडल लेके आए थे कि उसके अंदर जो पैसा लगने वाला 50 कोटी, 30 कोटी, 100 कोटी आप पहले दे दीजिए। बाद में जैसे जैसा वो पैसा जब आएगा, रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह आएगी तो हम लेवल पे चलेगा। मैं डिमांड है कि ये बहुत पावरलूम है, उसके अंदर अलग अलग वर्ग के असंगठित कामगार है और 3 कोटी से ज्यादा कामगार इस राज्य के अंदर असंगठित है। उसके अंदर जो पैसा लगने वाला है आप उसको पैसा दे दो, वो चलेगा। ये मैं डिमांड। अध्यक्ष महोदय, सामाजिक न्याय मंत्री यहां पर उपस्थित है। 1 साल पहले नागपुर अधिवेशन में मुस्लिम शाह छप्पर बंद समाज जो पहले ओबीसी वर्ग के अंदर आता था, लोकशाही आघाड़ी सरकार ने विजय एंटी का दर्जा उनको दिया और विजय एंटी के माध्यम से उनको जो दर्जा मिला, पूरे महाराष्ट्र, संपूर्ण महाराष्ट्र के अंदर वो समाज को न्याय मिला। इसी शासन ने उस वक्त निर्णय लिया, लेकिन बीच के कार्यकाल में मुस्लिम शाह छप्पर बंद जो समाज है, जो मुस्लिम शाह और छप्पर बंद जिसके जाति के दाखिले के ऊपर लिखा रहेगा उसको ही विजय एंटी आज पकड़ा जाता है। मैं आपसे विनती करता हूं कि उस वक्त आपने नागपुर अधिवेशन के आश्वासन दिलाए थे कि 1 महीने के अंदर मीटिंग लेकर उसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा। मेरा आपसे डिमांड है, 3 पुरावे नहीं लेते हुए, जो पहले 1 पुरावे के ऊपर उनको विजय एंटी का कास्ट का सर्टिफिकेट मिलता था, अभी 3 पुरावे होने की वजह से सभी लोग वो पुरावे नहीं ला पाते। वो तो मुस्लिम है, उसका पुरावे की तो आवश्यकता नहीं है। या वो उनके आगे छप्पर बंद लगा रहना चाहिए या शाह के वहां फकीर लगा जाना चाहिए। उसमें से कोई भी फकीर रहे, अगर 1 पुरावे लाए तो भी आप सर्टिफिकेट दो, या छप्पर बंद है लिखा हुआ तो उस पर आप सर्टिफिकेट दो, या शाह लिखा है तो या उसके ऊपर सर्टिफिकेट दो। सभी पुरावे आप अगर मांगोगे तो सभी पुरावे वो समाज नहीं ला सकता। मालेगांव क्षेत्र के अंदर और मालेगांव तालुके के अंदर एक भी वक्ती गिरोह नहीं है, लेडीज हॉस्टल नहीं है। मैं आपसे विनती करता हूं कि अल्पसंख्यक मंत्री, अल्पसंख्यक विभाग के अंदर हमने प्रपोजल डाला है कि मालेगांव शहर के अंदर लेडीज हॉस्टल होना चाहिए, वस्ती गिरोह होना चाहिए। आपसे डिमांड है कि आप उसको मंजूर देंगे। दूसरा, मैं अल्पसंख्यक विभाग का बहुत बहुत आभारी हूं कि उन्होंने ITI कॉलेज की मंजूरी मालेगांव शहर के अंदर 1 हफ्ता पहले दी और वो फाइल कौशल्य विकास डिपार्टमेंट के अंदर आई हुई है बजट के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि उसका बजट मंजूर करते हुए हमारी डिमांड को आप पूरा करेंगे। आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री साहब से बात कहना चाहूंगा कि अभी 20 जुलाई के बाद पवित्र हज यात्रा शुरू हो रही है और उस हज यात्रा के लिए जो सेंट्रल हज कमेटी से जो हाजी जाते हैं तो वो पाई जमा करते हैं, पैसा जमा करके वो जाते हैं वहां पर। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी एक नया कायदा अर्जेंट में लगा दिया कि जो हज यात्री जो जाते हैं सेंट्रल हज कमेटी से उनको 18% GST लगा दिया और जो प्राइवेट टूर से जाते हैं उनको 5% GST लगा दिया और लोग अपने पास जो पैसा है वही पैसा लेके जाते हैं। और जो अर्जेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है इससे हाजियों पे बहुत भार पड़ रहा है और हाजी इससे बहुत परेशान है। मैं आपके माध्यम से सरकार से डिमांड करता हूं कि GST काउंसिल के अंदर आप अपना निवेदन करिए कि वो GST खत्म हो जाए। मालेगांव शहर 7 से 8 लाख लोक संख्या का शहर है, आबादी का शहर है और महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा म्युनिसिपल महानगर पालिका की शाला मालेगांव शहर के अंदर उर्दू की और आज वहां पर 850 टीचर उर्दू के होना चाहिए, लेकिन वहां पर 100 टीचर आज भी कम है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से बोलना चाहूंगा, मेरी डिमांड है कि वहां पर आप विशेष 100 टीचर भरने के लिए उर्दू की आप परवानगी मालेगांव शहर शिक्षण मंडल को आप देंगे, ऐसी मैं विनती करता हूं। और साथ साथ में
आप वहां पर हाई स्कूलों की बहुत आवश्यकता है, जो प्राइमरी स्कूल से निकलते लेकिन हाई स्कूल नहीं होने के कारण से उनकी पढ़ाई रुक जाती है। इसके लिए विशेष जब आप आड़ा खड़ा तैयार करेंगे तो मालेगांव शहर के अंदर हाई स्कूल और जूनियर और सीनियर कॉलेज की आप वहां पर हमको जरूर मान्यता देंगे, ये मैं आपके माध्यम से मैं अध्यक्ष महोदय विनंती करता हूं। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने गौवंश का कायदा लाया, उसका आदर हर महाराष्ट्र की जनता को करना है, ये हमारा कर्तव्य है और पूरी जनता का कर्तव्य है। लेकिन आज हमारे सामने भी बकरीद का त्योहार है, जिसके ऊपर बंदी है उसको हम छोड़ के मैं बात कर रहा हूं। लेकिन जो ब्लैक काट सकते हैं, उसकी कुर्बानी कर सकते हैं, उसको बीफ खा सकते हैं। इस कारण से आज जबकि वहां पर पुलिस डिपार्टमेंट एक कॉम्बिंग ऑपरेशन मालेगांव शहर के अंदर कर रही है, अगर किसी के पास कायदे के अंदर अगर वो कायदे का दुरुपयोग करता है तो उसको पकड़ना चाहिए। लेकिन ऐसा कॉम्बिंग ऑपरेशन कि पुलिस ड्रेस के अंदर रात में लोगों के घर के अंदर घुस जाना, जो पालतू जानवर उनको लेके आना और वहां का लैंड ऑर्डर खराब करने की कोशिश कर रही है। मैं आपसे विनंती करता हूं कि आप वहां की पुलिस डिपार्टमेंट को ये बोलिए कि लैंड ऑर्डर बिगड़ने नहीं चाहिए और जो कायदे के अनुसार वही पुलिस ने भी करना चाहिए, जैसा हम कर्तव्य करते पुलिस का भी कर्तव्य के कानून का पालन होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय द्वारा, अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र के अंदर ऑटो रिक्शा कई हजारों लाखों की संख्या के अंदर है। अध्यक्ष महोदय, आज पेट्रोल का जो भाव है वो 80 और 90 रुपए के बीच में चलता है और जो भाड़ा रिक्शा वाले, जो ऑटो वाले हैं, वो भाड़ा बढ़ा नहीं पाते क्योंकि उनके अंदर कई समस्या उनको आती है। इसके लिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से विनंती करता हूं कि जितनी ऑटो रिक्शा है और उसके अंदर विशेष मालेगांव के अंदर हजारों रिक्शा है और इसके लिए उनको अगर सीएनजी करेंगे आप तो जो रेट आज पेट्रोल का है उससे 50% के अंदर उनको सीएनजी गैस मिलेगी और इसके लिए बहुत ही उनके लिए कारगर होगा और पोल्यूशन भी जो होता है वो पोल्यूशन भी नहीं होगा, धुआं भी नहीं निकलेगा। अध्यक्ष महोदय, ये मेरी विनंती मंजूर की जाए, इसे मैं आपके माध्यम से विनंती करता हूँ। जो बोलना है कि मालेगांव शहर एक अब्दुल रहमान अंतोले साहब जिस वक्त मुख्यमंत्री थे उस वक्त डिक्लेयर हुआ कि मालेगांव शहर को जिला घोषित करके वो गए, लेकिन आज तक हमारा दुर्भाग्य, आज बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मालेगांव शहर जिला नहीं हुआ। लेकिन वहां पर अध्यक्ष महोदय, बस 2-3 सेवट, अध्यक्ष महोदय, कि मालेगांव शहर के अंदर आईटीयू नंबर हमको अलग मिला है, वहां पर सामान्य रुग्णालय 200 बेड का उपलब्ध है, वहां पर डिस्ट्रिक्ट कोड, वहां पर जिला कोड वहां पर हमारी है, वहां पर हमारा पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट है, वहां पर मालेगांव महानगर पालिका हो गई। जो जिला के लिए जितनी आवश्यकता ऑफिसेस लगती है वो सब उपलब्ध है। मैं सरकार से विनंती करूंगा कि सरकार, पेपर में हम लोग पढ़ते हैं कि सरकार अलग अलग जिले डिक्लेयर करने वाली है, तो मालेगांव शहर को भी अगर जिला आप अगर घोषित करेंगे तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा काम हमारे शहर के लिए, हमारे लिए होगा। इससे पहले सुधीर बहू ने जब बजट पेश किया 1 साल पहले, तो उन्होंने कहा था कि जो 65 वर्ष के लोग हैं, जो सीनियर सिटीजन है, उनके लिए जो 600 रुपये दिया जाता है तो उसको 1000 रुपये किया जाएगा। लेकिन वो घोषणा सिर्फ रह गई और अभी फिर बजट के अंदर उसकी तरतूद हुई है, लेकिन उसको लागू होना चाहिए, ताकि वो लागू हो जाएगा तो सीनियर सिटीजन है, बुजुर्ग लोग हैं, उन लोगों को भी उसका 1000 रुपये मिलेगा तो बहुत लाभ होगा। आपने स्पेशल सेटिंग के अंदर ये लक्ष्य विधि सूचना लिया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। माननीय अलंकर साहब ने जो प्रश्न यहाँ पर रखे, मैं उससे पूरी तरीके से सहमत हूँ। मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से एक स्पेसिफिक प्रश्न है कि महाराष्ट्र के अंदर 12.5 लाख पावर लूम है और देश के अंदर 50% पावर लूम महाराष्ट्र के अंदर है, जैसा मंत्री साहब आपने कहा। सर, पहला प्रश्न मेरा स्पेसिफिक ये है कि आप प्रत्येक पावर लूम को बिना ब्याज अनुदान देने वाले हैं क्या? एक। दूसरा मेरा प्रश्न है कि 2 साल पहले, 1.5 साल पहले एक प्रश्न महाराष्ट्र के अंदर निर्माण हुआ था कि जो हमारा कच्चा कपड़ा तैयार होता है, जो डाइंग करने के लिए, प्रोसेसिंग करने के लिए गुजरात और राजस्थान जाता है, उसका कारण है कि वहां पर प्रोसेसिंग हाउस है, प्रोसेसिंग मशीन है। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर एक बहुत कम पैमाने के अंदर 1-2 शहर के अंदर प्रोसेसिंग हाउस और मशीन चलती है। क्या आप महाराष्ट्र के अंदर जहां जहां पावर लूम सेंटर है वहां पर प्रोसेसिंग हाउस शुरू करने की परवानगी देंगे क्या, या निर्णय लेने वाले हैं क्या? तीसरा मेरा स्पेसिफिक प्रश्न ऐसा है कि महाराष्ट्र के अंदर, जैसे अलंकर साहब ने कहा, जो अदर राज्य के अंदर बिजली दर जो है पावर लूम यंत्र मार्ग धारक को
₹1 यूनिट के हिसाब से आप महाराष्ट्र के अंदर जो उनके कम है तो हमको ₹1 यूनिट के आप देने वाले हैं क्या? इस ऐसा मेरा तीसरा पेज। जिस तरीके से पूरे राज्य के अंदर दुष्काल आया, उस दुष्काल की परिस्थिति के अंदर जो बेनिफिट हम लोगों ने शेतकरी भाइयों को दिया और ज्यादा देना चाहिए, लेकिन वस्त्र उद्योग की आज हालत ऐसी है कि आज ही की बात है कि मुझे मेरे मतदार संघ से फोन आया कि डिस्कनेक्ट करने के लिए महावितरण के लोग पहुंच रहे हैं। आज वो बिल भरने की उनकी परिस्थिति नहीं, आज वो लोग रोड के ऊपर आ गए। और इसके लिए मेरी विनती है कि सरकार ने कुछ एक पैकेज पावरलूम उद्योग के लिए डिक्लेयर करना चाहिए कि बिजली बिल उनका साल भर के अंदर माफ हो, इसके लिए कुछ करने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, साथ में मैं उद्योग डिपार्टमेंट के ऊपर बोलना है। 1 साल पहले वस्त्र उद्योग पूरा बंद हो गया था पूरे महाराष्ट्र का। उसका यह कारण था कि बालोतरा के अंदर जो प्रोसेसिंग मशीन है, जो डाइंग होता है, प्रोसेसिंग होता है, प्रिंटिंग होता है, उसके लिए जो महाराष्ट्र का कपड़ा वहां पर जाकर डाइंग होता है, प्रोसेसिंग होता है, इसके लिए वहां पर पोल्यूशन का कोई गंभीर प्रश्न होने की वजह से वो बंद हो गया था, तो पूरा महाराष्ट्र की इंडस्ट्री सो गई थी। इसके लिए जो उद्योग डिपार्टमेंट है, उद्योग डिपार्टमेंट से मेरी ये डिमांड है कि जहां जहां पावरलूम सेंटर्स है, जहां आप MIDC के लिए प्लॉट एक्वायर करते अलग अलग उद्योग के लिए, तो उसी के अंदर अगर प्रोसेसिंग के लिए और डाइंग के लिए, प्रिंटिंग के लिए अगर उसको एक्वायर अगर प्लॉट करेंगे तो ये महाराष्ट्र के अंदर अगर ये लग जाएगा तो हमको राजस्थान और गुजरात जाना नहीं पड़ेगा। मेरी डिमांड है कि इसके ऊपर कम से कम आपने उसके ऊपर एक्वायर प्लॉट करना चाहिए। गुरुजी वर्ल्ड कंपनी, उस कंपनी ने सॉफ्टवेयर बनाया और ये महाराष्ट्र के 5000 स्कूलों के अंदर ये चल रहा है। योगायोग से शिक्षण मंत्री भी यहां पर है। मेरा पॉइंट ऑफ प्रोसीजर ऐसा है कि उस कंपनी ने जो सॉफ्टवेयर कराया, जो डिजिटल करने वाली है, उसके अंदर जो उन्होंने लेख लिखा है, जो सब्जेक्ट दिया है, मुस्लिम धर्म के ताल्लुक से उन्होंने जो सब्जेक्ट दिया, उसके अंदर जो लेख लिखा है, उसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्शन मेरा नहीं है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि ये गुरुजी कंपनी का सॉफ्टवेयर का ये पत्र है, जो उसके अंदर इन्होंने समाविष्ट किया है मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फोटो के साथ उन्होंने ये किया है, जबकि मुस्लिम धर्म के अंदर, इस्लाम के अंदर फोटो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहीं भी नहीं मिलेगा। और ये मुसलमानों की और इस महाराष्ट्र की नहीं बल्कि पूरे देश के मुसलमानों की भावना दुखी है। इसके लिए सरकार, एजुकेशन डिपार्टमेंट, जो उन्होंने एक आदेश भी शिक्षण विभाग ने, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने निकाला है और वो सभी जिला परिषद और शिक्षण विभाग को भेजा। क्या सरकार ऐसी कंपनी जो सॉफ्टवेयर कंपनी बनाई उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लेगी, उसके ऊपर केस दाखिल करेगी, या उससे ये निकालने के लिए, सॉफ्टवेयर से निकालने के लिए बोलेगी और उस पर कार्रवाई सरकार करेगी, या सॉफ्टवेयर कंपनी पे कार्रवाई करना चाहिए? यह आपके माध्यम से मैं विनती करता हूं और ये बहुत गंभीर प्रश्न और ये निकालना। अध्यक्ष महोदय, मुस्लिम समाज के अंदर जो लोग, मुझे आरक्षण नहीं मिलने वाला है, आमीन भाई को आरक्षण नहीं मिलेगा, यहां पर बैठे आमदारों को आरक्षण नहीं मिलेगा, लेकिन किन लोगों को मिलेगा? आज मैं सिर्फ कुछ नाम है, फ्रूट बेचने वालों को आरक्षण मिलेगा जो बहुत पासमंदा है, हम्माली करने वालों को मिलेगा जो मुस्लिम समाज में, ड्राइवर मुस्लिम समाज में, गोंडी काम करने वाले मुस्लिम समाज में, पावरलूम मजदूर मुस्लिम समाज में, चाय बेचने वाले मुस्लिम समाज में, रिक्शा चलाने वाले मुस्लिम समाज में है, देहातों में फ्रूट का धंधा व्यापार करने वाले मुस्लिम समाज में, कपड़ा बेचने वाले, फेरी करने वाले है, गैरेज पे काम करने वाले है। ऐसे अनेक लोगों को इसका लाभ मिलेगा जो बहुत, उनको ये नहीं पता कि कांग्रेस क्या है, बीजेपी क्या है, शिवसेना क्या है, कौन सा पक्ष, उनको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आज वो ये सोच रहा है कि मेरे बच्चों को अगर आरक्षण मिल जाए तो मेरा बच्चा भी एजुकेटेड बन जाएगा, मेरे बच्चों को भी शिक्षण के अंदर अगर आरक्षण मिल जाए, मेरे बच्चों को भी सरकार की नौकरियां मिल जाए तो ये फेरी नहीं करना पड़ेगा, छोटा मोटा उसको व्यापार नहीं करना पड़ेगा। आज वो ये सोच रहा है, 2 वक्तों की रोटी की बात वो कर रहा है, वो कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस, बीजेपी और शिवसेना के झमेले में नहीं पड़ना चाहता। आज वो इंसाफ की नजर से देख रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो राज्य की सरकार ने, लोकशाही आघाड़ी सरकार ने जो आरक्षण दिया था उसको अलग अलग कैटेगरी बनाया था, काश्मीरी लोगों को दिया था, अशरफी लोगों को, रिजवी लोगों को, मोहम्मदी जो लगाते, कादरी जो लगाते, नक्शबंदी जो लगाते, कामली, पीरजादा, बरकती, वारसी, मदनी, मक्की, ऐसे जो अनेक वर्ग जो थे, जो बहुत पासमानदा थे, उनको यह आरक्षण दिया गया था, ना कि पूरी मुस्लिम कौम को आरक्षण नहीं दिया गया था। इसीलिए आज आप लोगों के पास संधि आई है, आप एक इंसाफ करो। आप जो सबका साथ सबकी विकास की बात हो रही है, मैं नरेंद्र मोदी जी का एक भाषण सुना कि
कि हम ये चाहते हैं हमारी देश की सरकार कि हम 125 करोड़ लोगों की जनता को और मुसलमानों के हाथ में विशेष एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान शरीफ चाहते हैं। आपने कहा तो आज आपको संधि मिली, आप ये कर दो।